हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी। लेकर आया हूं एक ख़ास प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें महमूद प्राचा जो सीनियर वकील हैं, आप उनको बार बार अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर देखते रहे हैं, बहुत ही मजबूती से इश्यूज़ पर अपनी बात रखते हैं। वो अब रामपुर से आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ेंगे। आज नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में, जिसमें खुद महमूद प्राचा मौजूद थे। उनके अलावा डॉक्टर रितु सिंह थी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर हैं। उनका आपने उससे पहले बहुत कुछ, एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और SC ST को एक तरह से नुमाइंदगी करती हैं, वो थे। और एक अशोक शर्मा जी थे जो सिटीजन कमेटी फॉर इलेक्शंस के नाम से, फॉर्मर डिप्लोमेट, और अब वो एक तरह से इलेक्शंस के ऑब्जर्वर के तौर पर भी कई और मुल्कों में भी रह चुके हैं, जा चुके हैं एक डिप्लोमेट के तौर पर। उन्होंने भी उनकी कैंडिडेचर को एक तरह से कंसेंट दिया, समर्थन दिया, और कहा यह गया कि ये इलेक्शन EVM के खिलाफ होगा, EVM के खिलाफ जंग लड़ी जाएगी संविधान बचाने के लिए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या कुछ कहा गया, वो आइए आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनिए, आपको अंदाज होगा कि ये जंग आगे कहां तक जाएगी। रामपुर वही जगह है जहां आजम खान को डिसलॉज किया गया है, उनको, उनके परिवार को। और पिछली बार जब इलेक्शन हुआ था उसमें बीजेपी के कैंडिडेट जीते थे और उसमें पैरामिलिट्री फोर्स, पुलिस, उन सब का बहुत ही खतरनाक लेवल तक, टेरर फैलाने तक इस्तेमाल किया गया था ताकि कम से कम लोग वोट डाल सकें। वो कॉन्स्टिट्यूएंसी, उसमें मुस्लिम मेजॉरिटी है और वहाँ ये बीजेपी इलेक्शन जीती थी। अब महमूद प्राचा को उनके जो सपोर्ट करने वाले लोग हैं, अम्बेडकराइट और दलित समाज के लोग और मुसलमान, उन्होंने एक तरह से अपने नुमाइंदे के तौर पर उन्हें इलेक्शन लड़ने के लिए दबाव डाला और वो उसके लिए तैयार हुए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आइए आप देखिए क्या कुछ कहा गया, आपको इससे क्या महसूस होता है। बहुत ही शॉर्ट नोटिस में, और आज जब दिल्ली में पूरे चारों तरफ अरविंद केजरीवाल जी के प्रोटेस्ट चल रहे हैं और काउंटर प्रोटेस्ट चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के भी, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप छोटे से नोटिस पे आए हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है। देखिए, ये बात बहुत दिन से हम बहुत सारे लोग कह रहे हैं, और 5 जनवरी से जब हम लोगों ने मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन का एक 50 EVM का चैलेंज इलेक्शन कमीशन के सामने रखा, तो पुलिस ने उस दिन जो हमारे साथ ज्यादती की और वकीलों ने जो पुलिस को एक तरीके से निरुत्तर किया और चुनाव आयोग को एक्सपोज किया सड़कों पे, उसके बाद से EVM का आंदोलन हर घर, हर गांव, हर मोहल्ले, हर बिल्डिंग, हर भारत देश के नागरिक के दिल का इशू बन गया है। बहुत ही मजबूती के साथ सिटीजन, मेरे साथ अशोक शर्मा जी भी हैं जो एक सिटीजन कमेटी फॉर इलेक्शंस, जिसमें देश के सबसे बड़े बड़े बुद्धिजीवी, रिटायर्ड IAS ऑफिसर्स, प्रोफेसर्स, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स, आर्म फोर्स ऑफिसर्स, ये सभी ने मिलके, जस्टिस लोकुर के साथ मिलके, रिटायर्ड जजेस के साथ मिलके, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के साथ एक रिपोर्ट तैयार की EVM के खिलाफ, जिसने दुनिया भर के केसेस का भी डिस्कस किया। हम लोगों ने वीवीपैट की चोरी, वीवीपैट से कैसे चोरी होती है, वो भी पूरी दुनिया को दिखाया। उसके बाद चुनाव आयोग ने जब इलेक्शन डिक्लेयर किया तो उस दिन भी EVM के बारे में 6 मिनट लगाए, शेरो शायरी सुनाई। इस बात से यह साफ जाहिर होता है कि EVM ही एक ऐसा माध्यम है जिससे RSS और बीजेपी चुनाव जीत सकती है, जीतना चाहती है। पब्लिक उन्हें वोट नहीं दे रही। सिटीजन कमेटी फॉर इलेक्शंस ने, हम सभी लोगों ने जो EVM के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, हम लोगों ने सभी पॉलिटिकल पार्टी से, नॉन RSS, नॉन बीजेपी, नॉन NDA से गुजारिश भी की और उन लोगों ने साथ भी दिया, लेकिन जिस ताकत से सड़कों पे आके साथ देना चाहिए था उतनी ताकत से साथ नहीं दिया। उसकी वजह यह है कि चुनाव सर पे आ गए।
तो क्या ईवीएम की लड़ाई को छोड़ देना चाहिए? क्या ईवीएम की लड़ाई हम हार गए? ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम लोग जब तक ईवीएम को, और ये रिजॉल्व है हमारे देश के एक एक नागरिक का, जो आरएसएस और बीजेपी के पेड वर्कर्स नहीं है उन सब का, कि ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे, किसी भी हालत में नहीं होने देंगे, किसी भी कीमत पे नहीं होने देंगे। और अगर ये करते भी हैं तो ईवीएम को गैर कानूनी, फ्रॉड, धोखा, झूठ साबित करेंगे। और उसके लिए जो एक तरीका सोचा गया है वो ये है कि हम कुछ सीटों पे, और जिसमें से एक सीट ऐसी प्रपोज हुई है या की जा रही है जिस पे ईवीएम के बारे में, क्योंकि समझ रखने वाले और ज़मीन पे लड़ने वाले लोगों में से मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति समझा जाता है, तो ये जिम्मेदारी मुझे दी जा रही है कि चुनाव के दौरान कैसे ईवीएम के झूठ, ईवीएम के फ्रॉड, कैसे ईवीएम से धांधली होती है और की जाती है, उसको चुनाव के दौरान कैसे पकड़ा जाए, एक्सपोज किया जाए, और उसको कैसे रोका जाए चुनाव के दौरान ही, एक्सपोज करके भी और कानूनी कार्रवाई करके भी, ताकि एक रोल मॉडल बन जाए कैसे ईवीएम के दौर में भी, मुश्किल हालात में भी ईवीएम से कैसे जीता जा सकता है, ईवीएम को कैसे हराया जा सकता है। लेकिन हमारी पहली कोशिश अभी भी ये रहेगी कि हम लोग पेपर बैलेट से चुनाव कराएं और ईवीएम को हटाएं। उसी कोशिश के सिलसिले में ये जिम्मेदारी मुझे दी जा रही है कि एक ऐसी सीट जहां पे ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी जीती हुई, वहां पे कम से कम एक रोल मॉडल बाकी सभी लोगों के सामने आ जाए कि ईवीएम का नुकसान, अगर हम लोग अभी भी ईवीएम रुकवाने में कामयाब नहीं हुए तो कैसे ज़्यादा से ज़्यादा रोक के ईवीएम को हराया जा सके। क्योंकि ईवीएम से, मैं ये बात शुरू से कह रहा हूं, आप लोगों ने भी देखी होगी कि अब तक का जो इनका अरेंजमेंट है वो 20% वोट की घपला करने की ईवीएम से जो अरेंजमेंट आज की मशीनों से है वो ये है। पहले 64 अगर कैंडिडेट हो जाते थे तो ईवीएम फेल हो जाती थी, पेपर बैलेट से चुनाव कराना पड़ता था। इसीलिए साजिश करके अब उसका अरेंजमेंट इस प्रकार से किया गया है कि 384 कैंडिडेट से ज़्यादा कैंडिडेट होंगे जब भी ईवीएम से नहीं, पेपर बैलेट से चुनाव होगा। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज इसी मुद्दे को बुलाई गई है, इसी रीज़न से बुलाई गई है। जो चुनाव लड़ने की जिम्मेदारी मुझे दी गई है वो चुनाव होगा ईवीएम हटाओ देश बचाओ के मुद्दे पे। वो चुनाव होगा, 3 मुद्दे मेन होंगे: ईवीएम हटाओ, ईवीएम से चुनाव बेईमानी है, देश बचाओ। दूसरा, संविधान का लेटर एंड स्पिरिट में पालन किया जाए। कोई भी एजेंसी, कोई भी व्यक्ति, चाहे किसी भी पद पे बैठा हो या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में हो, संविधान का उल्लंघन ना करे। जो करे उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जिसकी जितनी, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान की मूलभूत भावना है, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी को इंप्लीमेंट करने के ये 3 मुद्दे होंगे। जो दूसरा वाला मुद्दा है, हमें संविधान को इंप्लीमेंट लेटर एंड स्पिरिट में किया जाए, उससे सभी जुल्म और ज्यादती, इंक्लूडिंग जो ये केजरीवाल साहब के साथ आज हो रही है, हेमंत सोरेन साहब के साथ हो रही है, SC ST OBC और माइनॉरिटीज के लोगों के साथ रोज रेप, बलात्कार, हत्याएं, मॉब लिंचिंग, रिजर्वेशन में चोरी, डॉक्टर रितु और आशुतोष मेरे बराबर में बैठे हैं, ये सभी खत्म हो जाएंगे अगर संविधान का पालन होने लगेगा। तो ये 3 मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाएगा। जहां से भी लड़ा जाएगा वो अभी मेरे साथी बताएंगे, क्योंकि ये फैसला सब लोगों ने मिलकर किया है। देश भर में पूरे एक्टिविस्ट वगैरह लोगों से बात करके लिया गया है। तो अशोक शर्मा जी भी हमारे साथ है, देवा शायम साहब से भी मैंने डिस्कस किया, उसके बाद ये फैसला हुआ है। लेकिन हमारी गुजारिश है उन सभी ऑपोजिशन पार्टी से जो आरएसएस और बीजेपी के ग्रुप में नहीं है, एनडीए के ग्रुप में नहीं है, कि ये इलेक्शन हम लोगों को सपोर्ट किया जाए। सभी पार्टीज, इंडिया गठबंधन की और दूसरे गठबंधनों की, जो आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं, वो इस चुनाव में, पूरे देश में कम से कम एक इस चुनाव में ईवीएम के खिलाफ ये इलेक्शन होने दे, ताकि ईवीएम का मुद्दा जो है कारपेट के नीचे दबाने में आरएसएस और बीजेपी कामयाब ना हो सके। अब मैं डॉक्टर रितु सिंह, जो
देश का एक बड़ा जाना माना चेहरा हैं और एक युवाओं का, एक एजुकेटेड युवाओं का भी, प्रोफेसर्स का, एक देश का सबसे बड़ा आंदोलन जिसने पूरे देश में हर एक यूनिवर्सिटी में एक नई क्रांति ला दी है, जिन्होंने मोदी जी के आह्वान पर पकोड़े भी बेचने की कोशिश की, पीएचडी होने के बाद भी पीएचडी पकोड़े वाली बनने की भी कोशिश की, तो मोदी जी ने वो इनके ऊपर एक और एफआईआर करा दी कि ना तो प्रोफेसर बनने देंगे ना पकोड़े भी बेचने देंगे पढ़े लिखे नौजवानों को। तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो इस बारे में चंद शब्द रखें और सभी पॉलिटिकल पार्टी से हम ये गुजारिश करेंगे कम से कम ये वाली जो एक हम निर्णायक लड़ाई लड़ना चाहते हैं उसमें हमारा साथ दें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। ये इशू आप सबके सामने रखना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि हमारी जो लड़ाई है बहुत बेबाकी से, बड़े एकदम सीधे तरीके से हम लोग आप सबके सामने ज़मीन पर लड़ते आए हैं। और ये चीज़ मैं यहाँ से क्यों बोलना चाह रही हूँ, क्योंकि हम लोग उस गिनती में नहीं आना चाहते कि हाँ चुनाव हो रहे हैं सर पे, देखो ईवीएम से ये भी लोग चुनाव लड़ने लगे, ये लोग सब इसीलिए करते हैं क्योंकि इन्होंने चुनाव लड़ना होता है। नहीं, हम लोगों पे इतनी बड़ी जिम्मेदारी आती है, हज़ारों के हिसाब से लोग हमसे मिलने आते हैं, हमारे दफ्तरों में आते हैं, लाइन लगती है, मैसेजेस आते हैं कि जब तक आपके हाथ में पॉलिटिकल पावर नहीं होगी, जब तक आप सत्ता में नहीं जाओगे, आप परिवर्तन नहीं कर सकते, जितना मर्जी गला फाड़ते रहे। सो समहाउ वी रियलाइज्ड कि कौन ऐसा इंसान कन्विंसिंग, प्लस जिसका जनता पे भरोसा है, प्लस जो आपकी लड़ाई जितनी मजबूती से वकालत अंदर करते हैं कोर्ट के अंदर, उतनी ही मजबूती से जमीन पे ईमानदारी से आपके साथ खड़े होते हैं। और उससे सबसे बड़ा टाइटल जो एक दलित बहुजन समाज ने देखते हुए जो एक ऑप्रेस सेक्शन उन्हें दिया है, विच इज अम्बेडकराइट इन अ ट्रू सेंस, द पर्सन हु इज ट्रू अम्बेडकराइट, जो सब विचारधाराओं को, समानता को मान के चलते हैं और जिनका मैं इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि मेरा केस भी एडवोकेट महमूद प्राचा जी लड़ रहे हैं, और जो मेरा केस था और जिस तिथि में आज मेरा केस है, तो 100% SC/ST का सक्सेसफुल रेट अगर किसी एडवोकेट का है जीतने में, जितने भी केसेस हमारे दफ्तर में हैं वो एडवोकेट महमूद प्राचा जी का है। और पूरे भारत के एक जाने माने, एक ऐसी शख्सियत, ऐसे वकील जो किसी से डरते नहीं है, एक ऐसे लीडर की फॉर्म में वो उभर रहे हैं एक ऑप्रेस सेक्शन के लिए, खासकर पुलिस से कैसे सामना करना है, ऐसे नहीं कि गुंडागर्दी करके, पुलिस को कानून कैसे समझाना है, पुलिस को ये परिभाषा कैसे बतानी है कि तुम जनता के सेवक हो, पब्लिक सर्वेंट। सर्वेंट माने नौकर। व्हेन यू रियलाइज दिस कि जो तुम्हारी वर्दी है और इस देश का कानून सुधारात्मक है, दंडात्मक नहीं है। आपको इस देश का कानून और ये जो खाकी है, आपको जनता को डराने के लिए नहीं, जनता के बचाव के लिए और सुधार के लिए, ये वर्दी जो है ये क्रिमिनल्स को डराने के लिए है। इस चीज का फर्क बताना और इस चीज में चलना, और भारतीय जनता पार्टी के सामने ईमानदारी से, मुखरता से डरना नहीं। चाहे उन्होंने ईडी की रेड जब 2018 में प्राचा सर के 20 में ऑफिस में हुई थी, हमारे ऑफिस में दफ्तर में रेड डाली, तो क्या डर जाना चाहिए था? तो क्या उसके बाद नहीं बोलना चाहिए था? तो सामने नहीं आना चाहिए था? लेकिन उस नैरेटिव को, उस ट्रेंड को ब्रेक करते हुए मिस्टर एडवोकेट महमूद प्राचा जी ने दिखाया कि इनका सामना कैसे करना है, आंखों में आंखें डाल के जुल्मी को, या जो बेईमान है या जो करप्ट है उसको करप्ट कहना है, और उनको उनकी असली पहचान दिलानी है कि देशद्रोह, देश भक्त का जो चोला पहने हैं वो असली में हर काम ऐसा कर रहे हैं जो राष्ट्र की मजबूती के खिलाफ है। तो इसलिए हम लोगों ने तमाम दलित बहुजन एक्टिविस्ट, जो ऑप्रेस सेक्शन के, मार्जिनलाइज कम्युनिटी के जितने भी एक्टिविस्ट, तमाम वो लीडर्स जो इन्फ्लुएंसर्स हैं हम जैसे, जो थोड़ी सी एक पहचान रखते हैं जनता के बीच में और अपने लोगों के बीच में, हम लोगों ने एक ऐसी सीट डिसाइड करी। हम लोगों ने प्राचा साहब को कहा कि रामपुर इज द सीट इन यूपी कि जहां से बीजेपी जीती हुई है, उस सीट को पकड़कर उस सीट में ही अगर चुनाव ईवीएम से होते हैं, देखिए हम लोगों का कहना बहुत आसान है कि ईवीएम तो आ गई, ईवीएम कैसे हटेगी, बट हम लोग एक रोल मॉडल दे सकते हैं। हम लोग उन लोगों में से नहीं है कि हम मुकर जाए अपनी बात को कह के कि नहीं, हमने तो कहा ही नहीं हम लोग ईवीएम नहीं तोड़ेंगे, हमने कहा है हम ईवीएम तोड़ेंगे, हमने कहा है हम डंके की चोट पे, मतलब मैं कुछ लीडर्स की ऐसी बात कर रही हूँ जिन्होंने कहा था हम तोड़ेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन हम अपनी बात पे अभी भी कायम है कि अगर हमारे चुनाव ईवीएम से होते हैं तो उस मॉडल को किस तरीके से ब्रेक करना है, उस जगह पे चुनाव करवा के उस जगह पे बीजेपी को
किस तरीके से एक नया नैरेटिव क्रिएट करके ये दिखाना है कि हम कैसे बीजेपी को हरा सकते हैं, हम इस मुहिम को लेके जाना चाहते हैं। और मुझे लग रहा है कि दिस इज द बेस्ट सीट जहां पे हमारे समाज के लोगों का हमें पूरा समर्थन मिला है कि आप आए, और वहां पे मुस्लिम समाज का भी पूरा समर्थन मिला, और वो हमें बुला रहे हैं कि आप आए और यहाँ से चुनाव लड़े। और मैं जितने भी विपक्षी दल हैं, मैं आज ट्रू सेंस में आपको कहना चाहती हूँ कि एक बहुजन समाज की बच्ची आप सबसे रिक्वेस्ट करती है कि इस सीट को एनडीए को छोड़ के, बीजेपी भाजपा को छोड़ के, बाकी जितने भी गठबंधन हुए हैं, जितनी भी राजनीतिक दल हैं, जितना भी ऑपोजिशन है, इस सीट पे अपने लोगों को ना उतारे, अपने कैंडिडेट्स को ना उतारे, और इस सीट को एक ऐसा रोल मॉडल, एक ऐसा मतलब मॉडल पेश करें बीजेपी के सामने और उन्हें दिखाएं, ताकि जब फर्स्ट फेज के चुनाव हो जाएं तो हम इतने मजबूती से जब इस सीट पर चुनाव हो तो आगे जो सेकंड और थर्ड सीट, फोर्थ सीट के चुनाव हो, उसमें हम ईवीएम से चुनाव करवाने की पॉसिबिलिटी रख सकें। तो मेरा यही कहना है, क्योंकि मेरे साथ साथी आशुतोष भी बैठे हैं। अभी तक 229 दिन हो गए मेरे आंदोलन को दिल्ली विश्वविद्यालय में चलते हुए। जिस तरीके को पुलिस को बैकफुट पे हमने रखा, और पुलिस जो झूठे केसेस हम पे लगा के रखती है, खासकर जब आप मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी से आते हो तो आपके ऊपर पानी बहुत जल्दी झुकाव में हो तो गिर जाता है। तो उसका सामना कैसे करना है, लड़ाई को ईमानदारी से, मजबूती से कैसे लड़ना है, और पीछे नहीं हटना, और इस ताकत से जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं तमाम अटैक होने के बावजूद, मुझे लग रहा है कि दिस इज द बेस्ट वे कि अगर ऐसी शख्सियत हमारी सामने जाती है तो वो ईमानदारी से अंदर भी हमारी बात रखेगी, जब संसद में जीत के पहुंचेगी, और जमीन पे भी उतनी ही मजबूती से हमारे साथ रहेगी। शुक्रिया। अगर मुझे कुछ और चीज बाद में याद आती है तो आई शेयर विद यू। साथी, मैं अशोक शर्मा जी से गुजारिश करूंगा, जो सिटीजन कमीशन फॉर इलेक्शंस, जो हमारे देश के और विदेशों के भी जो टॉप एक्सपर्ट्स हैं, उस कमेटी के नुमाइंदे हैं, वो भी आपके सामने बात रखेंगे कि ईवीएम को रोकने के लिए अभी आगे क्या करना पड़ेगा। साथियों, आपका रविवार के दिन आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम इलेक्टोरल प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी को लेकर पिछले 5 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं। 2019 में लड़ाई शुरू हुई थी, और उसके बाद सिटीजन्स कमीशन ऑन इलेक्शंस का गठन किया गया, जिसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस जस्टिस मदन लोकुर कर रहे थे। इसमें भारत के भी तथा विदेशों के भी काफ़ी आईटी एक्सपर्ट और इंटेलेक्चुअल्स शामिल थे, जिसमें ऐसे सीनियर ब्यूरोक्रेट भी थे जिन्होंने कि इलेक्शंस का इंतज़ाम देखा है स्टेट लेवल पे और यहाँ तक कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी। उस समय हमने सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को कहा था कि वो आएं और हमारी इस पारदर्शिता की मुहिम के साथ जुड़ें, लेकिन उस समय शायद लोगों को या तो वक्त नहीं था या उन्होंने ध्यान नहीं दिया। इसके बाद 13 अगस्त 2022 को हमने एक सेमिनार आयोजित की, जिसका नाम हमने रखा 3M। 3M मीन्स मशीन, मनी, मीडिया। आज इन 3 चीज़ों की मदद से इलेक्शन जीते जाते हैं। मनी का तो आपको पता ही है, जब हमने ये सेमिनार की थी तो इसमें हमने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को डिस्कस किया था उस वक्त। मीडिया का, जिसे हम मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं, उसका क्या रोल रहा है वो आप लोगों से छुपा नहीं है। आप में भी यदि मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग हैं तो वो प्राइवेट रूप से जानते हैं मीडिया की जो ओनरशिप है, वो तो समझते वो लोग भी हैं, लेकिन उनका तो वेस्टेड इंटरेस्ट है। लेकिन जो एक आम जर्नलिस्ट है, एक आम कैमरामैन है, उनको भी पता है मेन स्ट्रीम मीडिया में कि क्या हो रहा है, उन्हें हमसे ज़्यादा पता है। तो जब हमने सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को इनविटेशन दिया था, मैं खुद घूमा था करीब 1 हफ्ते तक, काफ़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडरान से मिला, हमने बीजेपी की लीडरशिप को भी बुलाया था, क्योंकि हमारा जो ग्रुप है ये गैर राजनीतिक है, पूरी तरह से गैर राजनीतिक है। हमारा किसी भी राजनीतिक संगठन से कोई संबंध नहीं है और ना ही हो सकता है, क्योंकि जिस दिन हमारा पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ सीधा संबंध हो जाएगा तो हमारी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी। तो 13 अगस्त 2022 को, क्योंकि
हम सोच रहे थे कि 12 अगस्त को पार्लियामेंट का अवसान होना था सेशन का, लेकिन वो 3 दिन पहले हो गया। अधिकतर लीडर लोग चले गए, लेकिन उसमें काफ़ी लोग आए, कांग्रेस से, बीएसपी से, समाजवादी पार्टी से, एनसीपी से और भी दीगर पार्टियों से। हमारे पास 11 पॉलिटिकल पार्टीज़ के रिप्रेजेंटेटिव उसमें शामिल थे और उन्होंने हमारे रेजोल्यूशन, हमारे प्रस्ताव को समर्थन भी दिया था। तो उस समय से आज तक हम ईवीएम के लिए अलग अलग किस्म से, अलग अलग फोरम्स पे अपनी बात रख रहे हैं उनके इस बारे में। सबसे बड़ी बात यह है कि एक वोटर को पता होना चाहिए कि वो किसको वोट डाल रहा है, जिसको वोट डाल रहा है वही रजिस्टर हो रही है या नहीं, और जो वोट रजिस्टर हुई है वही गिनी जा रही है या नहीं। इसमें ट्रांसपेरेंसी एक बहुत बड़ी चीज़ है। मैं विदेशों में भी, मैं तो फॉरेन सर्विस का हूँ और काफ़ी देशों में एम्बेसडर रहा हूँ और ऑब्जर्वर भी रहा हूँ विदेशों के इलेक्शंस में, यूरोपियन कंट्रीज़ में भी, एशियन कंट्रीज़ में भी। तो हमने उनसे पूछा कि आप लोग क्यों बैलेट पे पेपर का इस्तेमाल करते हैं, क्यों ईवीएम का इस्तेमाल नहीं करते। उन्होंने कहा हम जानते हैं हमारे यहाँ बेईमानी नहीं होती, हम ये भी जानते हैं कि कोई गड़बड़ नहीं होगी, हमारी टेक्नोलॉजी काफ़ी आई है, लेकिन यदि एक भी वोटर को शक है कि उसके द्वारा डाला गया वोट उसी कैंडिडेट के लिए गिना गया है जिसके लिए उसने डाला है, यदि एक वोटर को भी शक है तो हमारे इलेक्शन की जो एक तरह से निष्पक्षता है उस पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। जैसे जर्मनी में तो वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने इसी बेसिस पे ईवीएम को बैन कर दिया था। यूरोप के अधिकतर कंट्रीज में, अधिकतर क्या करीब सभी कंट्रीज में कहीं ईवीएम नहीं है। इसके बाद हमने एक और बात कही, हमने कहा ठीक है, आप कागज बचाना चाहते हैं, पेड़ों को बचाना चाहते हैं, एनवायरनमेंट को बचाना चाहते हैं, तो आप ऐसा कीजिए कि आप जितने भी पर्ची, वीवीपैट की पर्ची कट के गिरती है आप उनको गिनिए, आप मिलान कीजिए। उस पर भी वो तैयार नहीं हुए। शुरू में तो हमने 25% की बात कही थी, वो 25% पर्चियां गिनने को भी तैयार नहीं थे। और अब तो उन पर्चियों की भी ऑथेंटिसिटी पे प्रश्न चिन्ह लग गया है, क्योंकि पहले वो जो शीशा था, उसका जो कांच बाहर लगा हुआ था, वो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट था। अब तो ब्लैक हो जाता है बत्ती बुझते ही। तो 6 या 7 सेकंड के लिए वो बत्ती, कहते तो 7 सेकंड है, पर मैंने भी वोट डाली है, मुझे तो लगता है वो 4-5 सेकंड से ज़्यादा बत्ती नहीं जलती है। लेकिन आप उसको गिरते हुए नहीं देखते, तो काला है, जैसे बत्ती गई तो आप कुछ देख नहीं सकते, और आप ये भी नहीं देख सकते कि वो कट के गिरा कि नहीं गिरा। तो उसके बावजूद भी हम तैयार हो गए थे। हमने कहा कि चलो 25%, 50% कुछ तो गिनो। आज की तारीख में 1% गिनी जाती हैं पर्चियाँ, और कहीं कहीं 1% से कम हो जाता है यूपी जैसे स्टेट में, जहाँ पे कि यूपी, बिहार वगैरह में, जहाँ पे कि एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 10-10, 12-12, 15-15 लाख वोट डल जाते हैं। ये तो हुई ईवीएम की बात। दूसरी बात हुई कि अभी जो रितु सिंह जी ने बताया आपको कि क्यों रामपुर को चुना गया है। रामपुर को इसलिए चुना गया है, पिछले साल जब आजम खान साहब रामपुर में डिस्क्वालीफाई हुए थे, उसके बाद वहां इलेक्शंस हुए। किसी अखबार ने नहीं छापा किस तरह इलेक्शन हुए। करीब 1 हफ्ते बाद मुझे वहां से 1-2 लोगों से पता लगा। मैंने जब फ़ोन किया अपने दोस्तों को, उन्होंने कहा आप आके जानकारी हासिल कीजिए। मैं सुबह से शाम तक वहाँ पे गलियों में घूमा और मैंने लोगों से पूछा, आपने कभी भी लोकतंत्र की ऐसी हत्या कम से कम उत्तर भारत में तो नहीं देखी होगी हाल के वर्षों में। 60s और 70s में तो हम सुनते थे, लेकिन यदि लोगों को रोका जाता था तो वो दबंग लोग रोकते थे, या जो भी डोमिनेंट कास्ट होती थी उसके लोग रोकते थे, या जो पावरफुल कैंडिडेट है, माफिया है उसका, वो लोग रोकते थे। रामपुर के अंदर पुलिस ने, और वो भी सेंट्रल फोर्सेस ने, लोगों को वोट डालने से रोका। तरह तरह के बहाने ढूंढे गए।
सेंट्रल फोर्सेस बीएसएफ और सीआरपीएफ को, वहां पे बीएसएफ हर जगह लगी हुई थी, बीएसएफ को ये अधिकार नहीं है कि वो आपका वोटर आईडी कार्ड देखें। वोटर आईडी कार्ड का मिलान करने का अधिकार सिर्फ पोलिंग ऑफिसर को होता है। लेकिन 100 मीटर पहले ही, जैसे ही आप घर से निकलते थे, आपसे वोटर आईडी कार्ड मांगा जाता था। वो कहते थे नहीं, ये काफ़ी नहीं है, अपना आधार कार्ड भी लाओ, जाओ घर जाके आधार कार्ड लाओ, राशन कार्ड लाओ। उसमें यदि आपके नाम में जरा सा भी फर्क आ गया, जैसे कि मोहम्मद को MOHAMMAD भी लिखते हैं, MMED भी लिखते हैं, वो तो उसके बहुत तरीके हैं। जैसे अशोक को ASHOK भी लिखते हैं, कोई ASOK भी लिखता है। यदि एड्रेस में भी कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, मान लो मकान नंबर आपका 69 है, उसकी जगह उन्होंने फ्लैट नंबर 69 लिख दिया, या आपके मोहल्ले का नाम में स्पेलिंग में कोई गड़बड़ हो गई तो उन्होंने आपको वापस कर दिया। यहाँ तक कि पर्दा नशीन औरतों से भी उन्होंने कहा, बीएसएफ के लोगों ने, कि नहीं हम आपका शक्ल देखेंगे, आप अपनी पहले शक्ल दिखाइए। शुरू में वहाँ कोई महिला पुलिस नहीं थी, बहुत देर से महिला पुलिस आई। तो इस तरह से लोगों को उन्होंने टेरराइज किया, और पोलिंग बूथ के बाद पास जाके फिर पुलिस वालों ने, लोकल पुलिस ने चेक किया, उसके बाद वो वोट डालने गए। इलेक्शन की पूर्व संध्या पे सेंट्रल फोर्सेस में छोटी छोटी गलियों में भी मार्च किया। क्या वो वहां पे ऑक्यूपाइड टेरिटरी थी? क्या वो पैलेस्टाइन था कि जहां पे इजरायली फोर्सेस इस तरह से मार्च कर रही हैं? वो सिर्फ दहशत करने के लिए, दहशत पैदा करने के लिए ऐसा किया गया कि लोग दहशत से घरों से बाहर निकल के वोट ना डालें। हो सकता है कि मुझे बड़ा चढ़ा के लोगों ने बताया, देखो मैं तो था नहीं, लेकिन लोगों ने जो कुछ बताया मैंने आपको बता दिया। लोग उस दिन भी, एक हफ्ते बाद भी लोग डरे हुए थे, वो कहने लगे कोई बात नहीं। हो सकता है काफ़ी लोग आज़म खान से नाराज़ भी थे, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट भी नहीं किया। लेकिन जो वोट डालना चाहते थे, मैं कहता हूं कि यदि 1000 लोगों को भी, यदि 10,000 लोगों को भी वोट डालने से रोका गया इस तरह, तो ये एक तरह से लोकतंत्र की हत्या थी। ऐसा कम से कम नॉर्थ इंडिया में पिछले 40 साल में हमने पहली बार देखा, और किसी भी देश के किसी भी मेन स्ट्रीम अखबार ने, देश के इंडियन एक्सप्रेस ने एक छोटी सी रिपोर्ट दी थी बस, और उस पर भी थोड़ा घुमा फिरा के एक इस रिपोर्ट का हिस्सा इसको बनाया था। बाकी किसी अखबार ने, किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल ने टीवी पे इस बात को नहीं उठाया। और उसी का आज भी आप उठा के देख सकते हैं कि कितने परसेंट वहाँ वोटिंग हुई थी। मेरे ख्याल से 27-28% वोटिंग हुई थी। जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में 70-75% तक वोटिंग होती रही हो, वहाँ 27-28 या 30% वोटिंग का क्या मतलब है कि लोग वोट डालने नहीं गए या उनको वोट डालने नहीं दिया गया। हमने भी पहले सोचा था कि शायद वोट डालने नहीं गए लोग, लेकिन जब वहाँ हम गए तो हमें पता लगा कि कुछ इलाकों में कुछ पोलिंग बूथ तो ऐसे थे, कहना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसे इलाकों में थे जहाँ माइनॉरिटी कम्युनिटी की बहुलता थी। उन इलाकों में कहीं 1 वोट डला, कहीं 2 वोट डले, और कुछ इलाकों में तो 1 भी वोट नहीं डला, मुझे बताया गया। हो सकता है डले हों, 2-4 डले हों, लोग कह रहे थे कि डले ही नहीं। काफ़ी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, सॉरी, काफ़ी पोलिंग बूथ पे 10%, 20%, 25% डले। हाँ, जो मिक्स बूथ थे, जहाँ पे माइनॉरिटी मेजॉरिटी सभी कास्ट के लोग इकट्ठे थे, वहाँ पे तो ज़्यादा नहीं रोका गया। पर जहाँ पे बहुलता एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों की थी, खास कम्युनिटी के लोगों की जहाँ पे बहुलता थी, वहाँ पे सेंट्रल फोर्सेस ने बहुत स्ट्रिक्ट होके, बड़ा उनके साथ दुर्व्यवहार करके उनको, वोटर्स को पोलिंग बूथ जाने पे रोका। तो अब चूंकि हम तो इंडिपेंडेंट पर्यवेक्षक थे और अपने पर्सनल उसमें गए थे, तो मैंने फिर सबको बताया अपने ग्रुप में कि भाई ये वहाँ हुआ है। लोगों को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि आप हो सकता है कि आपको किसी ने ज़्यादा बढ़ा के बता दिया हो सकता है बता दिया हो, लेकिन फिर मैंने और लोगों से कहा कि आप घूम के आइए। उन लोगों ने भी इसकी तस्दीक की कि अधिकांश पोलिंग बूथ्स पे ऐसा हुआ है। तो इसलिए काफ़ी लोगों ने कहा, जब प्राचार्य जी ने बात की तो इनसे यही कहा गया कि आप रामपुर जैसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाके लड़ें और दिखाएं कि लोकतंत्र की हत्या किस तरह से हो रही है।
हारे जीते बात वो नहीं है, बात राजनीतिक दल की भी नहीं है। बात यह है कि हमें, हमारी लड़ाई कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, लोकतंत्र की लड़ाई है। कोई भी पार्टी जीते हारे वो बात अलग है, लेकिन कम से कम इलेक्शन ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, इलेक्शन ईमानदारी के साथ होना चाहिए, और किसी भी तरह से लोगों को पोलिंग बूथ जाने से नहीं रोका जाना चाहिए। और रामपुर इसके लिए एक टेस्ट केस बन सकता है, और मैं इस बात के लिए महमूद प्राचा जी की सराहना करता हूं कि उन्होंने इसका जिम्मा उठाया है कि रामपुर में वो लोकतंत्र की लड़ाई को, संविधान की लड़ाई को लड़ेंगे, और वहाँ पे इन सब तथ्यों को उजागर भी करेंगे और एक्सपोज करेंगे कि आज हमारे लोकतंत्र में किस तरह की कमियां आ गई हैं, और किस तरह से हमारे वोट के अधिकार को, हमारे अपने प्रतिनिधियों को चुनने के अधिकार को किस तरह से छीना जा रहा है। आपको एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। रामपुर को टेस्ट केस मान के वो जिम्मेदारी जो देश के अंदर सारे ईवीएम के लोग जो लड़ रहे हैं ईवीएम के खिलाफ, जो दिए जिम्मेदारी, उसको मैं पूरा करने के लिए अपने सर धड़ की बाजी लगा दूंगा। और मैं आज ही ऐलान कर रहा हूं, 26 तारीख को मैं नॉमिनेशन भरने आ रहा हूं। पूरे उत्तर प्रदेश की समस्त पुलिस, ये नोट कर ले बात, पूरे उत्तर प्रदेश की समस्त पुलिस अब कोई भी कानून हाथ में लेके अपराध नहीं होगा। जो भी कार्य पुलिस करेगी कानून के दायरे में रहकर, संविधान के दायरे में रहकर करेगी, नहीं तो उनको भी हम कानूनी कार्रवाई करके जेल भिजवाने का काम करेंगे। ये पहली बात मैं बता रहा हूं। दूसरी बात, चाहे सेंट्रल फोर्सेस हो चाहे कोई भी हो, अगर उन्होंने सपने में भी सोच लिया कि कानून अपने हाथ में लेकर किसी भारत के नागरिक जिसके वो नौकर हैं उसको तंग करने की कोशिश करेंगे तो वो भी जेल जाएंगे। ये ऐलान करके मैं 26 तारीख को रामपुर आ रहा हूं। ये ध्यान रख ले सब बात हो। और ये ईवीएम की लड़ाई रामपुर में सबसे मुखरता से लड़ी जाएगी। हम पूरी दुनिया को दिखाएंगे कि ईवीएम से किस प्रकार से निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकते। मैं एक और वादा कर रहा हूं, अगर विपक्षी दलों ने हमारा साथ दिया तो ये ईवीएम को हरा कर भी हम चुनाव जीतेंगे। नहीं तो लड़ाई होगी, जीत किसी की भी हो सकती है, हार किसी भी की हो सकती है। लेकिन अगर विपक्षी दलों ने हमारा इसमें साथ दिया तो हम आरएसएस और बीजेपी को, जो संविधान के विरोधी हैं, ऐसा सबक सिखाएंगे कि शायद पूरे देश में उनकी ये हालत नहीं होगी जो रामपुर में होगी। लेकिन अगर विपक्षी दल हमारा साथ नहीं देंगे तब भी हम लड़ेंगे और जीतने के लिए लड़ेंगे। ईवीएम को हरा के लड़ेंगे, क्योंकि आरएसएस और बीजेपी में किसी भी कैंडिडेट से जीतने का दम नहीं है। इस बात की हम गारंटी देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप सवाल पूछ सकते हैं। किसी पार्टी से लड़ेंगे? नहीं, हम लोग तो निर्दलीय लड़ेंगे, लेकिन हम आह्वान कर रहे हैं सभी पॉलिटिकल पार्टीज का, जैसे अभी डॉक्टर रितु ने कहा, आशुतोष जी ने कहा कि वो हमारी मदद करें, तो हम बिल्कुल ईवीएम को भी हराएंगे और आरएसएस और बीजेपी को एक साथ हराएंगे और पूरी दुनिया देखेगी उसका तरीका क्या होता है। ईवीएम के खिलाफ मुझे साझा कैंडिडेट बनाया जाए तो मैं ऐसे ही सबक सिखाऊंगा आरएसएस और बीजेपी को और उनके भ्रष्ट अधिकारियों को कि शायद वो दोबारा ऐसा कोई हरकत करने की सोचेंगे भी नहीं, पूरे भारत में सपने में भी। इसीलिए शायद कमेटी ने पहले पक्ष, ये जो हालांकि टाइम भी कम है, इससे अगर लड़ाई क्योंकि दिखाने की ज़्यादा है कि दुनिया को दिखाना है कि कैसे ईवीएम को और आरएसएस बीजेपी को और उनके भ्रष्ट अधिकारियों को हराना है, तो वो जिम्मेदारी जो मुझे मिली है इसलिए पहले चरण की मिली है, इसीलिए। और रामपुर इसलिए भी क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा ज्यादती भी हुई है, तो इसलिए रामपुर चुना गया है। तो मैं इस जिम्मेदारी को निभाने की जिम्मेदारी लेता हूँ। यस, लीगली इट इज स्टिल द लॉ कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, पेपर बैलेट से होना चाहिए। ये हम अब पूरी दुनिया को दिखाएंगे, इसको हम एक्सपोज करेंगे पूरी तरीके से। आप लोग देखेंगे, अभी 2-3 दिनों में ही देखेंगे। It has to go. No judgment in the country says that election should be held only by EVM. No judgment. मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, एक भी सुप्रीम कोर्ट की या किसी भी कोर्ट की जजमेंट ऐसी नहीं है कि इलेक्शन ईवीएम से होने चाहिए, एक भी। लॉ उसके उल्टा है।
वो ये कहता है कि पेपर बैलेट से चुनाव होने चाहिए, ईवीएम से चुनाव वहाँ होने चाहिए जहाँ इलेक्शन कमीशन कोई खास रीज़न किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में या 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी में रीज़न दिखा सके कि यहाँ पे ईवीएम से चुनाव होने चाहिए और पेपर बैलेट से चुनाव नहीं होने चाहिए। यही हम पूरी दुनिया को दिखाएंगे। अखिलेश यादव भी आ रहे हैं आज, हम वो रामपुर में, तो कुछ बात हुई आपकी उनसे? नहीं, हमारी तो देखिए सभी विपक्षी दलों से ईवीएम के जरिए ही ईवीएम के बारे में ही बात हो रही है कि सभी आके ईवीएम की लड़ाई लड़ें। ये लड़ाई भी ईवीएम की लड़ाई है। मैं आपको फिर कह रहा हूं, इसमें पहला मुद्दा क्या है, इस चुनाव का मुद्दा क्या है कि हम हराएंगे ईवीएम को, हमेशा के लिए खत्म करेंगे ईवीएम को, ताकि इसका प्रयोग दोबारा ना हो सके। और अभी तक किसी भी पार्टी ने वहां पे, बड़ी पार्टी ने, मेरे ख्याल से बीजेपी के अलावा वहां पे कैंडिडेट भी डिक्लेयर नहीं किया। ये भी एक वजह जो हमारे साथियों ने तय की थी, उसकी वजह ये भी थी कि आपको आज का ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।